हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं सॉफ्ट स्किल के लिए यूनिट 3 का वन शॉट। यूनिट का नाम है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। पहला ही टॉपिक अगर बात करें तो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स अलग से भी पूछे जा सकते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन में रीडिंग स्टाइल, रीडिंग टाइप्स के बारे में आ सकता है। एक जो मुझे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ये है राइटिंग टूल्स। ये जो है 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव ऑर्डर में डिफरेंस यानी पैराग्राफ राइटिंग के मेथड्स, ये डिफरेंस वाला पॉइंट जो है वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी सब स्पेशल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। मूविंग अहेड हमारा बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स का यानी राइटिंग कंपोजिशन का है, तो इसमें आप रिज्यूमे ज़रूर तैयार करिएगा, ज़रूर आएगा। और एक आपको ऑर्डर लेटर भी देख लेना चाहिए। एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिफरेंस भी अच्छा है एंड एजेंडा के बारे में नोट लिखने के लिए आ सकता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में भी पढ़कर जाइएगा, 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है ये। अब रही बात नोटिसेस की, तो पिछले 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 एग्जामिनेशन अभी तक हुए हैं, इवन और ऑड सेमेस्टर के 2023 के। किसी भी एग्ज़ाम में नोटिस लिखने के लिए नहीं आया है, तो इस एग्ज़ाम में नोटिस लिखने के लिए आएगा। या तो नोटिस का फॉर्मेट आप 2 मार्क्स में प्रिपेयर करके जाइएगा, और नोटिस जो है अगर लिखने के लिए आता है तो प्लांटेशन वाला टॉपिक तैयार कर लीजिए, ब्लड डोनेशन वाला टॉपिक तैयार कर लीजिए। इसके अलावा कल्चरल पार्टिसिपेशन के लिए इनविटेशन आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए पार्टिसिपेशन जो है इनवाइट करने के लिए नोटिस आप लिख सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहरहाल हम बात करें जो थोड़े वीक बच्चे हैं वो क्या ज़रूर तैयार कर लें, राइटिंग टूल्स ज़रूर तैयार कर लें। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस ज़रूर तैयार करके जाएँ, रिज्यूमे ज़रूर तैयार करके जाएँ, और रीडिंग के टाइप्स ज़रूर तैयार करके जाएँ। तो आइए पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ रीडिंग। रीडिंग जो है 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर व्हाट इज़ रीडिंग, तो रीडिंग जो है दैट इज़ ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लेटर्स और दूसरे सिंबल्स को, सिंबल्स का मतलब प्रतीक होता है, और सिंबल्स का मतलब अगर हम बात करें सिंबल्स की जगह ग्राफिक्स भी आप लिख सकते हैं, या सिंबल्स के साथ साथ ग्राफिक्स भी आप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो सिंबल है, ये जो फुल स्टॉप है, ये जो कॉमा है, इनको और लेटर्स को, लेटर का मतलब तो ये जैसे लिखा है ये लेटर है, तो लेटर और सिंबल्स दोनों को क्या है, लेटर सिंबल और बल्कि ग्राफिक्स तीनों को जब हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। तो पहले से फिर से समझ लीजिए क्या है रीडिंग। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लेटर को, सिंबल्स को और ग्राफिक्स को ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि कोई मीनिंगफुल मैसेज निकले, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकले, और वो किसके लिए, कौन से पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ, फॉर कंडक्टिंग वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ रीडिंग, इसमें टिप्स आएगा, टिप्स ऑफ इम्प्रूविंग रीडिंग हैबिट्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ाएंगे, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। बहरहाल बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ रीडिंग। रीडिंग के पर्पस क्या हैं? तो देखिए सबसे पहला तो पर्पस आप सभी को पता है कि द मोर यू विल रीड द मोर नॉलेजेबल यू विल बी। तो रीडिंग हमारा क्या करता है, हमारी नॉलेज को एनहांस करता है। एनहांस अगर वर्ड याद ना हो तो एनरिच याद कर लीजिएगा। रीडिंग हमारी नॉलेज को एनरिच करता है, एनहांस करता है। रीडिंग जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा हमें किसी भी सब्जेक्ट में डीप इंसाइट हमारा डेवलप होता है। डीप इंसाइट का मतलब है गहरी परख, है ना। तो जितना आप पढ़ेंगे आपकी डीप इंसाइट, ये वर्ड जो है इसे याद रखिएगा, हमारी डीप इंसाइट डेवलप होती है। रीडिंग स्किल्स मेक्स अस एनालिटिकल। रीडिंग स्किल्स जो हैं हमें एनालिटिकल बनाती हैं। एनालिटिकल का मतलब है हम समीक्षात्मक बनते हैं, हम किसी भी तथ्य पर ब्लाइंडली यानी कि अंधे होकर विश्वास नहीं करते, बल्कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके पक्ष विपक्ष, और उसको हर एंगल से जज करके हम उस पर जो है कोई भी राय कायम करते हैं। तो ये एनालिटिकल होने का मतलब होता है। अगला आता है रीडिंग ए लॉट हेल्प अस टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर कैपेबिलिटी आएगी। किस चीज़ की कैपेबिलिटी आएगी, क्षमता आएगी, किस चीज़ की एबिलिटी या कैपेबिलिटी आएगी, कॉम्प्लिकेटेड और टफ प्रॉब्लम्स को, जो उलझी हुई प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंगल्ड प्रॉब्लम है, टेंगल्ड का मतलब जो उलझी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कैपेसिटी आएगी। तो रीडिंग हमें उलझी हुई, टेंगल्ड और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को के लिए सल्यूशन ढूंढने में मदद करता है।
रीडिंग ब्रॉडन्स आवर विज़न, रीडिंग हमारे सोचने के तरीके को, पर्सपेक्टिव को, विज़न की जगह अगर आपको ना याद रहे तो पर्सपेक्टिव को, थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करता है, ब्रॉडन करता है, विस्तृत करता है। हमारी क्रिटिकल स्किल, जैसे एनालिटिकल स्किल थी, ऐसे ही क्रिटिकल स्किल को, हमारे थिंकिंग को और हमारे विज़न को ब्रॉडन करता है, यानी कि विस्तृत करता है। ब्रॉडन अगर याद ना हो तो वाइडन कर लीजिएगा, वाइड से बना है वाइडन। रीडिंग मोटिवेट्स अस, इंस्पायर्स अस, रीडिंग हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। जैसे कि बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ से आप बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कुछ एक बुक्स का, जैसे कि शिव खेड़ा की आई कैन विन, है ना, आई कैन विन, ये शिव खेड़ा की बुक है। तो ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़, है ना, ये सब पढ़कर आपको जो है मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। रीडिंग गिव्स अस प्लेजर टू, प्लेजर का मतलब एंटरटेनमेंट के लिए भी हम जो है रीडिंग करते हैं, एंटरटेनमेंट, या फिर अम्यूज़मेंट के लिए भी हम, अम्यूज़मेंट का मतलब है मज़े के लिए भी हम, एन्जॉयमेंट के लिए भी हम पढ़ते हैं और प्लेजर मिलता है। वी कैन मेक रीडिंग एज आवर हॉबी, हम रीडिंग को अपनी हॉबी भी डेवलप कर सकते हैं। रीडिंग से एक और भी फ़ायदा मिलता है, हमारी वोकेबुलरी जो है वो एनरिच होती है, हमारा शब्द ज्ञान बढ़ता है और इस तरह से जब हमारा शब्द ज्ञान बढ़ता है तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, ये कुछ पर्पसेस हैं, नीड हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, नीड, ये सारा एक ही है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अब आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग स्टाइल। रीडिंग स्टाइल के कितने टाइप्स हैं? तो रीडिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग इन नंबर ऑफ स्टाइल्स, हम रीडिंग को कई तरह के स्टाइल को फॉलो करके कर सकते हैं। वो स्टाइल क्या है? पहला जो है चर्निंग है, अलग अलग तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर आप जो है अपना क्वेश्चन शुरू करने से पहले इस तरह का डायग्राम बना दीजिएगा, या फिर आप इस तरह का डायग्राम बना दीजिएगा इस तरह से, तो आपका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहला है चर्निंग। चर्निंग एक स्पेशल रीडिंग टेक्निक है। चर्निंग में एक्चुअली होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, इस तरह से लिखेगा, इंटरप्रिटेशन और इन्फेरेंस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है टू गेट द समरी ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द टॉपिक। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर जब हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन होता है। और इन्फेरेंस क्या है? इन्फेरेंस इज़ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है छिपा हुआ अर्थ निकालना, जो चीज़ डायरेक्टली नहीं कही गई है उस छिपे हुए अर्थ को निकालना। ठीक है, तो इन्फरेंस इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इन्फरेंस का मतलब है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी टू टेक आउट द हिडन मीनिंग। अंडरस्टैंडिंग दोज फैक्ट्स, उन फैक्ट को समझना, दैट आर हिडन, जो छिपे हुए हैं। हिडन का मतलब जो छिपे हुए हैं। दैट आर नॉट स्टेटेड ओपनली, जिनको डायरेक्टली नहीं कहा गया है, जिनको सीधा सीधा नहीं कहा गया है। स्टेटेड का मतलब कहना, दैट आर नॉट सेड डायरेक्टली। तो फिर से देख लीजिए, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? समराइज करना होता है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और इन्फेरेंस में क्या होता है? रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि टेक आउट द हिडन मीनिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। एग्जाम्पल भी हमने दिया है, टू लर्न वोकेबुलरी, वोकेबुलरी लर्न करना, एंटोनिम, होमोफोन्स, होमोनिम, पोर्टमैंटो वर्ड्स, और इसी तरह से जो भी वर्ड्स हैं उनको यूज़ करने के लिए उनको लर्न करने के लिए हम चर्निंग मेथड का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आपके पास कोई एग्जाम्पल हो तो यू जस्ट राइट योर एग्जाम्पल इन द कमेंट बॉक्स सो दैट अदर स्टूडेंट्स में आल्सो बी बेनिफिटेड। अब आता है अगला टाइप आता है साइमुलेशन। इस बार के लिए अलग से पूछने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी ट्राई टू मेक ए मेंटल मैप ऑफ द एंटायर पैसेज, जब हम किसी भी चीज़ का मेंटल मैप बनाते हैं, यानी माइंड में उसका एक खाका तैयार करते हैं, क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, या फिर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, किसी चीज़ की पिक्चर अपने माइंड में इम्प्रिंट करते हैं, दैट वी हैव रीड, जो भी कुछ हमने पढ़ा है, जब हम उसका एक मेंटल मैप बनाते हैं, एक विजुअलाइज करते हैं, तो इसको असाइमुलेशन कहा जाता है, आत्मसात करना। ठीक है, असाइमुलेशन मीन्स टू विजुअलाइज। इसमें देखिए दो चीज़ याद कर लेंगे तो सारा अच्छा हो जाएगा, मेंटल मैप बनाना और विजुअलाइज करना। असाइमुलेशन मीन्स टू विजुअलाइज व्हाट वी हैव रेड, जो भी हमने पढ़ा है, रीड की थर्ड फॉर्म को रेड बोलते हैं, जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसका या तो मेंटल मैप बनाना, मेंटल स्ट्रक्चर उसका इम्प्रिंट करना, है ना, क्या करना, इम्प्रिंट द स्ट्रक्चर इन आवर माइंड, इम्प्रिंट द स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर इन आर माइंड।
तो जब हम किसी भी चीज़ का जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसका माइंड में एक मेंटल मैप बनाते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, तो उसको असाइमिलेशन कहा जाता है। अब देखिए कैसे, व्हेन वी से दैट वी हैव understood a concept, a formula, a theme, after reading a chapter we have actually done assimilation। जब हम किसी चैप्टर को पढ़कर ये कहते हैं कि मैंने ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, ये फार्मूला मुझे समझ में आ गया, ये थीम मुझे समझ में आ गया, तो हमने वास्तव में असाइमिलेशन कर लिया होता है, यानी कि उसको आत्मसात कर लिया होता है, उसको डीपली इन्वाइव कर लिया होता है। क्या कर लिया होता है? उसे डीपली इम्बाइब कर लिया होता है, ग्रहण कर लिया होता है। वो फिर हमारी असाइमिलेशन में क्या होता है, जो भी चीज़ असाइमिलेशन के माध्यम से तैयार की जाती है, याद की जाती है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, वो हमें बहुत दिनों तक याद रहती है। जैसे जो हमने मम्मी ने हमें मार मार के टेबल याद कराए थे वो हमें आज तक याद हैं। जो हमारा टीचर डांट डांट के फॉर्मूला याद कराता है, जो ग्रामर के सूत्र याद कराता है, वो हमें आज तक याद हैं। उन्हें क्योंकि हमने उनका मेंटल मैप बना लिया था, उनकी हमने एक विजुअलाइजेशन कर लिया था, तो वो आज भी हमारे दिमाग में ऐसे के ऐसे एज इट इज़ अंकित हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जब हम कोई भी चीज़ को पिक्चर बनाकर उसको समझाते हैं, जैसे हमें फूलों का पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स समझाने हैं, ये उसकी रूट है, ये उसका पॉलिन है यानी पराग है, तो जब हम पिक्चराइजेशन करके समझाते हैं तो आपको एक एक चीज़ बहुत दिनों तक अंकित रहती है आपके दिमाग में, वो असाइमिलेशन ही होता है। अब आता है स्कैनिंग। देखिए स्कैनिंग और स्किमिंग में डिफरेंस आ सकता है, तो हम ये तैयार कर लेते हैं। स्कैनिंग इज़ फॉर द एक्ट ऑफ सर्चिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट फॉर्मेट। स्कैनिंग में एक्चुअली हमें क्या करना होता है, देखिए स्कैन करना, दिमाग में कोई चीज़ स्कैन करना। टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई भी चीज़ में, जब टेक्स्ट फॉर्मेट में हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, स्पेसिफाई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, तो वो होता है स्कैनिंग। पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यानी किसी विशेष चीज़ को ढूंढते हैं, है ना। रिजेक्टिंग एंड स्कैनिंग इन्वॉल्व्स द टेक्निक ऑफ, स्कैनिंग में टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है कि हमें रिजेक्ट करना होता है, इग्नोर करना होता है क्या चीज़ों को, जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट की, उसे रिजेक्ट करते हुए हमें किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे यूज़ की है, जो हमारे एडवांटेज की है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को जब हम खोजते हैं बाकी चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए, तो वो स्कैनिंग होती है। तो स्कैनिंग में हमें क्या करना है कि हमें इर्रेलेवेंट और अननेसेसरी चीज़ों को रिजेक्ट और इग्नोर करते हुए जो है एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लोकेट करना है, यानी सर्च करना है, यानी कि ढूंढना है। अब देखिए क्या है, टू सर्च ए वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी से जब हमें कोई वर्ड सर्च करना होता है तो हम क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड ढूंढने के लिए हम बाकी वर्ड्स को रिजेक्ट और इग्नोर करते चलते हैं और उस स्पेसिफिक वर्ड को लोकेट करते हैं। टू फाइंड ए फ़ोन नंबर फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरी। जब हम टेलीफोन डायरेक्टरी से कोई स्पेसिफिक नंबर फाइंड आउट करते हैं तो भी हम स्कैनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। टू लोकेट समवंस एड्रेस और सम स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट फ्रॉम येलो पेजेस। येलो पेजेस एक एडवर्टीजमेंट की मैगज़ीन होती है, तो जब हमें येलो पेजेस मैगज़ीन से कोई स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट लेना होता है, जैसे मैट्रिमोनियल यानी शादी का विज्ञापन, या किसी का एड्रेस ढूंढना होता है, तो भी हम इसी का यूज़ करते हैं। एक हमारे यहाँ एक बच्ची है शगुन, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, शगुन लोधी ने, उन्होंने ये बोला था कि टू सर्च योर रोल नंबर, टू सर्च पर्टिकुलर रोल नंबर फ्रॉम अटेंडेंस लिस्ट, है ना। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल को भी आप जो है अच्छे से डायग्राम बनाकर लिखिएगा। अब आता है स्किमिंग क्या है। स्कैनिंग में तो आपको क्या है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढना था और बाकी चीज़ों को रिजेक्ट और इग्नोर करना था। स्किमिंग इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज गिस्ट। गिस्ट का मतलब है सारांश। स्किमिंग को हम कभी कभी सारांश के रूप में भी रेफर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गोइंग थ्रू द टेक्स्ट टू ग्रास्प द मेन आइडिया। मेन आइडिया को ग्रास्प करने के लिए हमें टेक्स्ट को पूरा पढ़ना होता है। गोइंग थ्रू का मतलब पूरी टेक्स्ट को एट अ ग्लांस देखना होता है। एट अ ग्लांस का मतलब है एक नज़र देखना होता है, एक नज़र देखना होता है। Here the reader does not pronounce each and every word of the text. यहाँ पर रीडर टेक्स्ट के हर एक वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करता, बट फोकसेस देयर अटेंशन ऑन द मेन थीम एंड कोर ऑफ द टेक्स्ट, बल्कि अपना अटेंशन फोकस करता है मेन थीम पर और टेक्स्ट का जो कोर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, उस पर फोकस करता है। दिस इज़ एक्चुअली ए टाइप इन विच वी ट्राई टू गेट एन आइडिया अबाउट द बुक। ये एक ऐसा टाइप है जिसमें हम बुक के बारे में एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। वी रीड द बुक फ्रॉम हियर एंड देयर।
हम किताब को इधर उधर से पढ़ते हैं, लीविंग सम पोर्शंस इन बिटवीन, हम किताब को इधर उधर से पढ़ते हैं बीच में कुछ पोर्शन छोड़ते हुए। दिस हेल्प्स टू गिव्स ए रफ आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, इससे हमें टेक्स्ट के बारे में एक रफ आइडिया मिल जाता है। अब क्या होता है, जब आप लाइब्रेरी में बुक ढूंढने जाते हैं और फिज़िक्स की बहुत सारी बुक लगी हैं, तो आपको जो है कई सारी बुक्स आप क्या करते हो, निकालते हो और इधर उधर से देखते हो, विषय सूची देखते हो और बीच बीच में से पढ़कर देखते हो, जिसकी लैंग्वेज आपको सरल लगती है आप वो इशू करा लेते हो। तो जब हम अपने टेस्ट की बुक लाइब्रेरी से ढूंढने जाते हैं तो हम स्किमिंग करते हैं। स्किमिंग में हमें क्या करना होता है कि वी रीड द बुक, और कुछ याद ना रह जाए तो आप ये लिखिएगा कि वी रीड द बुक हियर एंड देयर लीविंग सम पोर्शंस इन बिटवीन। इससे हमें बुक के बारे में एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ये बुक हमारे मतलब की है या नहीं है। अब आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जो है अलग से भी आ सकती है और डिफरेंस भी आ सकता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच में। दिस इन्वॉल्व्स सीरियस एंड डीप स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट की सीरियस और डीप स्टडी होती है। इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग वी फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। इस काइंड की रीडिंग में हम हर एक वर्ड पर बहुत ध्यान से फोकस करते हैं। हम कई बार ट्वाइस और थ्राइस भी पढ़ते हैं। ट्वाइस का मतलब 2 बार और थ्राइस का मतलब 3 बार, यानी हम रीड करते हैं, है ना। वी इवन रीड समटाइम्स, हम कई बार रीड भी करते हैं। वी हैव टू रीड ट्वाइस और इवन थ्राइस टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट का मीनिंग कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझने के लिए यानी अंडरस्टैंड करने के लिए 2 बार या 3 बार भी पढ़ते हैं। Hence, in intensive reading, we read the text until the meaning of each and every word is clear to us. इस तरह से intensive reading में हम तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक हमें एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में ना आ जाए। एग्जाम्पल है, while answering to the questions, we reread the comprehension passage until we locate the answers. जब हमारे सामने unseen passage आता है, comprehension का मतलब unseen passage आता है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देते समय हम पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं और इस तरह से जब तक हमें जो है हम आंसर्स को लोकेट नहीं कर लेते तब तक हम पढ़ते रहते हैं बार बार। While reading to the text we do intensive reading. जब हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है तो भी हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। While reading scientific and research articles, magazines, we imply intensive reading. जब हम साइंटिफिक और रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, साइंस मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो भी हम, क्योंकि टफ होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो भी हम जो है क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग इम्प्लाई करते हैं। अगला आता है एक्सटेंसिव रीडिंग। दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज गेस्ट। इसको भी गेस्ट के रूप में लिया जा सकता है। इन दिस रीडिंग वी रीड द बुक थोरोली। थोरोली का मतलब भी एट ए ग्लांस होता है, हम एक नज़र थोरोली पढ़ते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ, ये क्या है, जनरल रीडिंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जनरली हम रीड करते हैं। इस रीडिंग में, इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग, द रीडर डज नॉट माइंड सर्टेन डिफ़िकल्ट मीनिंग और एक्सप्रेशंस। इसमें क्या होता है कि रीडर कुछ अगर बीच में डिफ़िकल्ट मीनिंग आते हैं या एक्सप्रेशन आते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। माइंड करने का मतलब फोकस नहीं करता, बल्कि कैरीज ऑन रीडिंग, बल्कि अपनी रीडिंग करता जाता है बिना रुके, अंटिल दे बिकम हिंडरेंस इन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। जब तक कि वो हिंडरेंसेस ना हो जाएं, रुकावट ना आ जाए, बन जाएं, बाधा ना बन जाएं, बैरियर ना बन जाएं, तब तक वो पढ़ता जाता है। तो फिर से देख लीजिए, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जनरल रीडिंग है जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। फिर क्या होता है कि इसमें वो डिफ़िकल्ट मीनिंग और एक्सप्रेशन पर माइंड नहीं करता है और वो पढ़ता जाता है जब तक कि वो डिफ़िकल्ट मीनिंग ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में, पूरी अंडरस्टैंडिंग करने में रुकावट ना बनने लगे। अगर वो रुकावट ना बने तो वो ऐसे ही हम अंदाजे से पता लगा लेते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये होगा। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज़ जनरली रिक्वायर्ड फॉर प्लेजर रीडिंग। ये वाली रीडिंग हम कब करते हैं, जब हमें एंटरटेनमेंट पर्पज से कुछ पढ़ रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, तब करते हैं। एग्जाम्पल, स्टोरी बुक्स पढ़ते समय, ट्रैवल बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़ते समय जनरली हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। लेकिन एक बात है, वही न्यूज़पेपर जब आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आईएएस के एग्ज़ाम के लिए की तैयारी के लिए करेंगे तो उसमें इंटेंसिव रीडिंग होगी। उसमें हम बार बार कई चीज़ों को पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। एक मुझे इस बार के लिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। वही सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है, लेकिन इसे पार्टीशन करके लिखेगा, इधर इंटेंसिव और इधर एक्सटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, सीरियस और सिंसियर स्टडी होती है टेक्स्ट की, सीरियस और डीप स्टडी होती है टेक्स्ट की। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, जनरल रीडिंग है फॉर जनरल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 है, इंटेंसिव रीडिंग में हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, है ना, जबकि हम एक्सटेंसिव रीडिंग में थोरोली पढ़ते हैं, यानी एट अ ग्लांस पढ़ते हैं।
एट अ ग्लांस, एक नज़र। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट में इंटेंसिव रीडिंग में हम ट्वाइस और थ्राइस पढ़ते हैं, 2 बार और 3 बार पढ़ते हैं। क्या करते हैं? रीरीड करते हैं। क्या करते हैं? रीरीड करते हैं कंप्लीट मीनिंग को समझने के लिए। और एक्सटेंसिव रीडिंग में हम रैंडमली पढ़ते हैं, यानी कि बीच बीच में से पढ़ते हैं, स्किपिंग सम टफ वर्ड्स, कुछ टफ वर्ड्स को बीच में स्किप करते हुए हम रैंडमली पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जरूर लिखेगा। इंटेंसिव रीडिंग का एग्जाम्पल है रीडिंग टेक्निकल आर्टिकल्स, टेक्निकल आर्टिकल पढ़ना। आपको पता ही है टेक्निकल आर्टिकल में एक एक वर्ड पर फोकस करना होता है। एक ये वाला एग्जाम्पल जरूर लिखेगा, रीडिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। जब हम लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो भी हम एक एक बिंदु को कई कई बार पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं। रीडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते समय इंस्ट्रक्शंस, जो एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी आप कई बार पढ़ते हैं। और कोई एग्जाम्पल हो तो ज़रूर बताइएगा। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग के एग्जाम्पल पहले ही बता चुके हैं। स्टोरी बुक्स पढ़ना, ट्रैवल बुक्स पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, इत्यादि इत्यादि। अगला आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग एंड स्किमिंग। तो देखिए स्कैनिंग में क्या है, देखिए पार्टीशन करके ही लिखिएगा और जब एक पॉइंट खत्म हो जाए तो लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा या एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी और अच्छा लगेगा। स्कैनिंग में हमें क्या करना है? टू सर्च स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफ आवर यूज एंड इंटरेस्ट एंड एडवांटेज। क्या करेंगे? स्कैनिंग में हमें क्या करना है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करना है, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हमारे यूज की है, इंटरेस्ट की है, एडवांटेज की है। स्किमिंग में हम क्या करते हैं? स्किमिंग इज रेफर टू गिस्ट। स्किमिंग जो है वो गिस्ट निकालना है, सारांश निकालना है। स्कैनिंग में हम क्या करते हैं? वी रिजेक्ट एंड इग्नोर अननेसेसरी एंड अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्कैनिंग में हम अननेसेसरी और अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट और इग्नोर कर देते हैं, जबकि स्किमिंग में हम क्या करते हैं? वी रीड फ्रॉम हियर एंड देयर, हम इधर उधर से पढ़ते हैं, कुछ पोर्शंस को बीच में लीव करते हुए। एग्जाम्पल, स्कैनिंग के एग्जाम्पल हैं टू सर्च ए वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी, टू सर्च योर रोल नंबर फ्रॉम द रोल लिस्ट, टू सर्च ए फ़ोन नंबर फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरी। और स्किमिंग के एग्जाम्पल हैं टू सॉर्ट आउट ए बुक ऑफ आवर इंटरेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। अब आता है टिप्स, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं इस एग्ज़ाम के लिए। टिप्स टू डेवलप रीडिंग स्किल्स, वो क्या चीज़ है, किस तरह से हम रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, डेवलप करें। तो देखिए सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रीड द वर्ड्स अलाउड। अलाउड का मतलब है ज़ोर ज़ोर से, यानी मुंह से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना। हमें वर्ड्स को अलाउड पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना है। री रीड द सेम पैसेज टू गेन फ्लुएंसी। फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाह, धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंसी हासिल करने के लिए हमें रीरीड करना है सेम पैसेज को। उसी पैसेज को जब दोबारा पढ़ेंगे तो क्या होगा? उससे जो है फ्लुएंसी गेन होगी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड की आइडियाज़ इन फर्स्ट रीडिंग। पहले रीडिंग में जो कीवर्ड्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस आती हैं, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आते हैं, उन्हें आप जो है क्या कर लीजिए? अंडरलाइन कर लीजिए। और सेकंड रीडिंग में उन्हीं वर्ड्स को, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट की आइडियाज़ थे, उन्हीं को आप दोबारा से पढ़ेंगे तो जल्दी भी पढ़ जाएंगे और उससे ज़्यादा फ्लुएंसी भी मेंटेन हो जाएगी। मेक ए समरी ऑफ योर रीडिंग, प्रिपेयर आउटलाइंस। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ लें, जैसे आपने ये नोट्स पढ़ लिए, तो आप थोड़ा सा जो है अपनी मेमोरी पावर को शार्प करने के लिए जो भी अभी आपने पढ़ा है उसमें से जितना भी आपको याद रह जाता है उनके पॉइंट्स बना लीजिए कि मैंने ये पढ़ा था, और उसकी आउटलाइन यानी पॉइंट्स बना लीजिए। अगला है आस्क ए क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट यू हैव एवर रेड। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसमें अपने आप से एक क्वेश्चन बनाइए कि कुकअप क्वेश्चंस इन द ब्रेन अबाउट द टेक्स्ट यू आर रीडिंग। जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन कुकअप करना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए अपने दिमाग में। उससे आपको एनालिटिकल हो जाएंगे आप और भूलेंगे नहीं। ब्रेक अप द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पोर्शंस। जो शुरुआती नोवाइस बच्चे हैं, नोवाइस का मतलब जो नए बच्चे हैं, नए रीडर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए कि टेक्स्ट को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर ले, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ताकि क्या होगा कि आपको जो है बोर्डम नहीं होगी। बोर्डम नहीं होगी तो आप अच्छे से जो है पढ़ पाएंगे। शन ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। शन का मतलब होता है रिमूव, नया वर्ड है मैंने लिया था। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है बैरियर यानी बाधाएं। जो भी बाधाएं आसपास आ रही हैं, नॉइज़ है, अगर आपका माइंड जो है फ्लाइटी है, जिस तरह की भी बाधाएं आ रही हैं, रोशनी नहीं है वहाँ पर प्रॉपर, तो ऐसी हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए ताकि आपको डेविएशन ना हो, डाइवर्जन ना हो।
प्रैक्टिस एंड रिहर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस और रिहर्सल। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा रिहर्सल करेंगे, उतना ही ज़्यादा हर प्रैक्टिस के बाद आप एक नया फ्लो देखेंगे, एक नई फ्लुएंसी देखेंगे। बी कंसिस्टेंट, लगातार बने यानी रेगुलर बने। कंसिस्टेंट नहीं याद रहता है तो रेगुलर लिख लीजिएगा। डेवलप ए हैबिट टू रीड पैराफ्रेज ऑन रेगुलर बेसिस, आदत डाल लीजिए कि रेगुलर बेसिस पर रोज कुछ ना कुछ पैराफ्रेज पढ़ेंगे यानी पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब आता है, तो ये इस तरह से हमारा रीडिंग का टॉपिक था जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, आगे चलने से पहले एक बार डिसाइड कर लीजिए कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव राइटिंग टूल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस भी आ सकता है, और इसमें देखिए एक चीज़ और भी आ सकती है कि आपसे पैराग्राफ लिखवा सकते हैं इंडक्टिव मेथड में और डिडक्टिव मेथड में। बहरहाल देख लेते हैं कि इंडक्टिव मेथड होता क्या है। इंडक्टिव मेथड जो है, सबसे पहले तो फ्रांसिस बेकन ने इसको शुरू करा था, और जो डिडक्टिव मेथड है वो किसने शुरू करा था? अरिस्टोटल ने। तो ये बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो बाकी बच्चे नहीं लिखेंगे, तो आप लिखेंगे, आपकी कॉपी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इन दिस ऑर्डर वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू जनरल वंस। इसमें हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल की तरफ मूव करते हैं, यानी हम पहले की सेंटेंस लेंगे और की सेंटेंस को फिर एक्सप्लेन करेंगे। वी स्टार्ट विद टॉपिक सेंटेंस और की सेंटेंस। हम टॉपिक सेंटेंस या की सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं और फिर लेटर ऑन वी एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट दैट की सेंटेंस, सेंट्रल आइडिया इन द फर्दर लाइन्स। उसके बाद हम जो है उसी की सेंटेंस को, सेंट्रल आइडिया को आगे की लाइन में एक्सप्लेन और इलेबोरेट करते हैं, यानी उनकी व्याख्या करते हैं। It is generally used in newspaper reports where we find headlines first then elaboration of the report. जो इंडक्टिव मेथड है वो कहाँ दिखाई देता है? जनरली न्यूज़पेपर में दिखाई देता है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हेडलाइंस आती हैं और हेडलाइंस के बाद, यानी हेडलाइंस क्या हो गई? की आइडिया हो गया, और उसके बाद हम रिपोर्ट में आगे उन्हीं हेडलाइंस के बारे में जिक्र करते हैं, उन्हीं को जो है वन बाई वन खोलते हैं। डिडक्टिव ऑर्डर जो है वो इंडक्टिव ऑर्डर का रिवर्सल ऑर्डर है, यानी उल्टा है। इन दिस ऑर्डर वी स्टार्ट फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट। इसमें हम जनरल स्टेटमेंट से जनरलाइज करते हैं, यानी स्टार्ट हम जनरल स्टेटमेंट से करते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी रीच टू कंक्लूजन। हम बहुत सारे जनरल स्टेटमेंट देते हैं, जैसे ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, ट्रीज गिव अस एयर, ट्रीज आर, तो हेंस वी कैन से दैट ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो इस तरह से तो हम इसमें क्या करते हैं? जनरल स्टेटमेंट देते हैं, एंड उन जनरल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं लास्ट लाइन में। टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली द लास्ट सेंटेंस इन दिस काइंड ऑफ पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस लास्ट सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल थ्योरम्स जो होते हैं, उसमें थ्योरम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और कहते हैं हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल ऑर्डर जो है उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा 2024 के लिए। स्पेशल का मतलब ही है स्पेस। इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसमें जो है डेस्क्रिप्टिव राइटिंग का प्रिंसिपल है, यानी इसमें वर्णनात्मक राइटिंग होती है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करना होता है। और वर्णन हम किस तरह से करते हैं, डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से देते हैं कि वेयर आइटम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन, अपीयरेंस एंड शेप। इसमें हम आइटम्स को कैसे अरेंज करते हैं, उनकी फिजिकल लोकेशन के फॉर्म में, जिस तरह से वो फिजिकली दिखते हैं, जैसी उनकी फिजिकल शेप है, जैसा उनका फिजिकल साइज है, उसी तरह से हम चीज़ों का वर्णन करते हैं। स्पेशल ऑर्डर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ थिंग्स इन विच एज दे अपीयर इन शेप। फॉर एग्जाम्पल राउंड, रेक्टेंगुलर, ओवल, अंडाकार, सिलेंड्रिकल। तो देखिए इसमें क्या होता है कि चीज़ों को हम उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्क्रिप्शन देते हैं जैसा कि वो शेप में दिखती हैं। अगर वो राउंड शेप में है तो हम उसी तरह से बताएंगे, रेक्टेंगुलर शेप में है तो हम उसी तरह से उसका वर्णन करेंगे, ओवल शेप में है तो हम ऐसे ही बताएंगे। दिस मेथड इज़ यूज टू डिस्क्राइब। ये मेथड यहाँ कहाँ काम आता है? पार्ट्स ऑफ मशीन को डिस्क्राइब करने के लिए, कि जिस तरह के पार्ट्स हैं हम उस तरह से दिखाएंगे। और सबसे ज़्यादा मेन है ये मेथड काम आता है किसी भी लैंड यानी ज़मीन, भूमि,
एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बिल्डिंग की बनावट होती है, उसके मेज़रमेंट को, उसकी नाप जोख को दिखाने के लिए या नाप जोख का विवरण देने के लिए काम में आता है। स्पेशल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकता है। अब आता है क्रोनोलॉजिकल मेथड। क्रोनोलॉजिकल मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम। इन दिस मेथड इवेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अकर इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इस मेथड में इवेंट्स इसी तरह से दिखाई जाती हैं, अरेंज की जाती हैं जैसे कि वो टाइम के क्रम में, समय के क्रम में घटित हुई हैं। अकर का मतलब घटित होना, हैपन नहीं आएगा तो हैपन लिख दीजिएगा। इन दिस ऑर्डर इवेंट्स अकर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, एक ये भी याद रखिएगा। इसमें जो है इवेंट्स शुरू से मतलब फर्स्ट से लास्ट दिखाई देते, वर्णन की जाती हैं सीक्वेंशियली, उसी सीक्वेंस में जिसमें कि वो घटित हुई हैं। जो ये ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और दूसरा कहाँ होता है, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को बताने के लिए होता है। जो प्रोसीजर्स में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो जहाँ पर स्टेप वाइज हमें प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को बताना होता है, प्रक्रियाओं को, वहाँ भी हम क्रोनोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। रिज्यूमे में भी हम अपना जो है, रिज्यूमे और CV में भी हम जो है, रिज्यूमे में हम जो है क्रोनोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपका बर्थ 27 दिसंबर 1986 को हुआ, देन आप ग्रेजुएट जो है 2007 में हुए, मैरिज आपकी जो है 2010 में हुई, अवार्ड आपको 2015 में मिला। इसी तरह से आगे आता है कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर। ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत आसान है, R2 पर डिपेंड करता है। R2 का मतलब एक डायग्राम बनाया है ऐसा, रीज़न एंड रिजल्ट। तो R2 R स्क्वायर पर डिपेंड है, रीज़न और रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि व्हाट मेड एन इवेंट हैपन, यानी कि क्या कारण, क्या हुआ, मतलब रीज़न क्या रहा, किसी भी घटना का रीज़न क्या रहा कि क्यों एक घटना घटित हुई, एंड व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द इवेंट। आउटकम का मतलब उसका नतीजा क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला। अगला आता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्डर। दिस मेथड शोज सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, यानी इसमें पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज, जो समानताएं हैं, और डिससिमिलैरिटीज का मतलब है जो असमानताएं हैं उनको दिखाया जाता है। किस किस के बीच में, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, एस्पेक्ट, माइंडसेट के बीच में। कभी कभी हम सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं। कभी कभी हम आइटम्स और थिंग्स के बीच में डिससिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं। और इसका दिखाने का पर्पस क्या होता है, दिस मैथड आल्सो हेल्प्स वन टू डिसाइड विच वन इज़ द बेटर अमंग ऑल। ये मैथड हमारी हेल्प करता है कि हम ये पता लगा सकें कि दोनों में से या तीनों में से कौन सा मैथड ज़्यादा अच्छा है। या फिर ये मेथड जो है वहाँ कहाँ काम आता है, एनालिटिक्स प्रस्तुत करने में भी काम आता है ना। कहाँ काम आता है, टू प्रेजेंट एनालिटिक्स। जैसे 2 मूवी आई तो कौन सी ज़्यादा अच्छी आई, है ना। अब आता है इंटरप्टेड ऑर्डर। ये देखिए कभी कभी इंटरप्टेड ऑर्डर भी आ जाता है। इंटरप्शन although is not a positive term to use professionally, but even then while writing paragraph interruption method is useful. इंटरप्शन वैसे तो कोई पॉजिटिव टर्म नहीं है प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि पैराग्राफ लिखते समय इंटरप्शन मेथड जो है यूज़फुल होता है। क्यों होता है, कहाँ यूज़ होता है, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू गिव ए टर्न टू द लाइन ऑफ थॉट। लाइन ऑफ थॉट को, यानी थॉट को बदलने के लिए जब हमें एक टर्न देना होता है, मोड़ देना होता है, तो वहाँ काम आता है। टू चेंज द आइडिया को चेंज करते समय काम आता है। टू इंट्रोड्यूस ए न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट, जब हमें एक नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट दिखाना होता है तो भी वहाँ पर ये काम आता है। अब आता है लीनर मेथड। लीनर मेथड जो है इसमें ऑथर मूव करता है सिस्टमेटिकली। इसमें ऑथर जो है वो सिस्टमेटिकली मूव करता है। इसमें स्टेप्स होते हैं। पहला क्या स्टेप है, इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, गैदरिंग आइडियाज़। फिर इसके बाद इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपका प्रेजेंटेबल भी हो जाएगा। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर देने हैं। तो सिस्टमेटिकली आपको यहाँ पर मूव करना होता है, जहाँ पर आपको आइडियाज़ गैदर करने हैं, फिर एडिंग करनी है, फिर मूविंग करना है आपको, मतलब कलेक्टिंग और रिकलेक्टिंग, आइडियाज़ को दोबारा से कलेक्ट और रिकलेक्ट करना है। फिर चेंजिंग, अगर आपको लगता है कोई आइडिया आपके काम का नहीं है तो उसको शिफ्ट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है।
फाइनली आपको प्रूफ रीडिंग करनी होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब है जो भी आपने लिखा है उसमें गलतियां वगैरह चेक करनी होती हैं। जब आप गलतियां चेक कर लेते हो, प्रूफ रीडिंग कर लेते हो, तो फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हो और उसके बाद ब्लूप्रिंट का मतलब है छपने से पहले का जो एक कच्ची ड्राफ्टिंग है उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। वो आप रीडर्स को शेयर करते हो कि पढ़कर देख लो कहाँ पर कुछ गलती तो नहीं रह गई है फाइनली। एक्सपोजिशन ऑर्डर। एक्सपोजिशन इज़ ए टाइप ऑफ ओरल और रिटन मेथड ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ। एक्सपोजिशन में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ डेवलप करने का ये ओरल और रिटन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, क्या करते हैं हम डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, और क्या करते हैं हम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस होता है और पूरा पैराग्राफ एक उसी टॉपिक सेंटेंस को के अराउंड घूमता है, उसी टॉपिक सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन होता है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मेथड। In this method, the writer begins by explaining the problem and then he offers solution or multiple solutions, a series of solutions. इस मेथड में राइटर जो है वो क्या करता है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने से शुरू करता है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने से शुरू करता है, स्टार्ट करता है और वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है, मल्टीपल बहुत सारे सल्यूशन देता है या सीरीज ऑफ सल्यूशन देता है। तो इसमें क्या होता है, इफ़ the writer is successful to convince the audience with his solutions, the paragraph becomes influential and winning. अगर राइटर के सल्यूशन पसंद करे जाते हैं, अगर राइटर जो है अपने सल्यूशन से लोगों को कन्विंस कर पाता है तो क्या है, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली हो जाता है और विनिंग हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन, इंडेलिबल इम्प्रेशन, एक अमिट छाप, ये नया वर्ड है याद रखिएगा, अमिट छाप छोड़ता है रीडर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू चेक पॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम और पॉल्यूशन चेक करने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स। एक ये है फैक्ट, फिगर्स एंड स्टेटिस्टिक्स मेथड। स्टेटिस्टिक्स का मतलब समझ लीजिए आंकड़े। These forms of detail will not only help the development of ideas but also make your paragraph impressive, logical and rational. देखिए आप कभी भी जितना आपने देखा होगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं लेकिन आप बस कहते जा रहे हैं, उसके सपोर्ट में ना तो कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके सपोर्ट में ना तो कोई जो है मतलब आंकड़ा दे रहे हैं, तो बड़ा ही अनइम्प्रेसिव सा हो जाता है। वही आपने बहुत कम बोला लेकिन आपने आंकड़े दे दिए। जैसे आप पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और आप आपने बात करी कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीच में आपने एक आंकड़ा दे दिया कि पिछले साल के जो सर्वे हुआ उसमें देखा गया कि दिल्ली बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में काउंट करा गया, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत का स्थान पॉल्यूशन में 5वां है या 6वां है। तो इस तरह से जब आप फैक्ट और फिगर देते हैं तो आपका राइटिंग पीस या आपका जो भी आपका कंटेंट है वो बहुत इम्प्रेसिव और बहुत लॉजिकल, वेरीफाइड और रेशनल बन जाता है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, आपको केयरफुल और कॉशियस रहना है। क्या कॉशियस रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है कि आप जो फैक्ट दे रहे हैं वो एक्यूरेट हों, करेक्ट हों और वेरीफाइड हों। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट से भी फैक्ट आप उठाते हैं तो उसमें एरर होते हैं, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि जो भी आप देने जा रहे हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और सटीक हो, करेक्ट हो। अब एग्जाम्पल है, द एवरेज पर्सन ईट्स ऑलमोस्ट 1500 pounds ऑफ फूड ए ईयर, द ह्यूमन आई विंग्स एन एवरेज ऑफ 42 lakhs टाइम्स ए ईयर, वॉलमार्ट जनरेट्स $30 lakhs इन रेवेन्यू एवरी 7 minutes। तो इस तरह से ये हमारे राइटिंग टूल्स थे, मेथड्स थे, ऑर्डर्स थे। अब आता है ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर। इसमें मुझे फीचर्स अच्छे लग रहे हैं इस बार। प्रिसीजन, अगर हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करें, उनके फीचर्स की बात करें तो देखिए यहाँ चार्ट बनाइएगा, 7 फीचर हैं लगभग हम जो पढ़ाएंगे आपको। और जो पहला फीचर है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है संक्षिप्तता। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होना चाहिए हमारा, देखिए आपको पता है कि बिजनेस वर्ल्ड में लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए उनके पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको बहुत कम टाइम में उन्हें कन्विंस करना है। तो उनको कन्विंस करने के लिए आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्रिस्प का मतलब है करारा होना चाहिए, टू द पॉइंट और अप टू द मार्क होना चाहिए। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, शुड बी के बाद
शुड बी और फिर डैश लगाकर ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, या शुड बी के बाद इतना सारा आप चार्ट बना सकते हैं। तो जब आपको अपना डॉक्यूमेंट को ब्रीफ रखना है, कंसाइज रखना है, क्रिस्प रखना है, टू द पॉइंट और अप टू द मार्क रखना है, तो उसके लिए क्या है, राइटर शुड नॉट यूज़ टू मैनी वर्ड्स। राइटर को बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करने से रीडर का दिमाग जो है सेंट्रल पॉइंट से, मेन पॉइंट से डेविएट हो जाता है, यानी डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि हट जाता है। अगला आता है क्लैरिटी। अब देखिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने लिख दिया लेटर, आपने एप्लीकेशन लिखी किसी को, और वो एप्लीकेशन जो है आपने उसमें रीज़न क्लियर नहीं करा, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपका, आप खुद ही सोच सकते हैं। क्लैरिटी जो है इसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस का। जो भी हम लिखने जा रहे हैं, इट शुड बी एज क्लियर एज क्रिस्टल। ये इतना क्लियर होना चाहिए जितना कि क्रिस्टल होता है। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी और हिडन एक्सप्रेशंस। कोई भी एम्बिग्यूटी और कोई भी हिडन एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी छिपे हुए तथ्य नहीं होने चाहिए। मीनिंग शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एट फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग में इतना क्लियर हो आपका डॉक्यूमेंट कि पहली रीडिंग में ही क्लियर हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डलीमा का मतलब भी भ्रम होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इतना ज़्यादा क्लियर हो कि एक ही रीडिंग में, एक बार पढ़ने में आपका डॉक्यूमेंट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। अगला आता है कंप्लीट। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए सारे पर्टिकुलर्स का, सारे आइटम्स का, साइज़ का। मान लीजिए आप किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर कि सारे पर्टिकुलर्स, सारे विवरण उसमें क्लियर होने चाहिए, जैसे आइटम, साइज़, कलर, मॉडल, रेट, डेट, टाइम, वेन्यू, और इसी तरह से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ों में कंप्लीशन होना चाहिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। एक लाइन यहाँ पर बॉक्स करके लिख दीजिएगा, प्रिसीजन शुड नॉट बी अचीव्ड एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन। जो आप प्रिसीजन अचीव करने जा रहे हैं वो आपको कंप्लीशन को दांव पर लगाकर, एट द स्टेक ऑफ का मतलब है दांव पर लगाना, तो वो आपको कंप्लीशन को दांव पर लगाकर नहीं अचीव करना है, बल्कि प्रिसीजन तो हो, यानी संक्षिप्तता तो हो, लेकिन कंप्लीशन भी बना रहे। अब आता है कर्सी। कर्सी का मतलब है विनम्रता। देखिए, अगर हम बात करें तो कर्सी जो है वो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस का लाइफ ब्लड है, यानी कि जितना इम्पॉर्टेंट लाइफ के लिए ब्लड है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट कर्सी है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के लिए। बिजनेस लेटर शुड बी रिटन इन पोलाइट, सॉफ्ट एंड टेंडर टोन। बिजनेस लेटर जो भी हम लिख रहे हैं वो बहुत ही पोलाइट, सॉफ्ट और टेंडर टोन में लिखने चाहिए। टू मेंटेन कर्सी सम पोलाइट टैक्टिक्स में बी अडॉप्टेड। कर्सी को मेंटेन करने के लिए कुछ पोलाइट टैक्टिक्स भी अडॉप्ट की जा सकती हैं। वो पोलाइट टैक्टिक्स का मतलब युक्तियाँ, जैसे कि यूज़ ऑफ थैंक यू, प्लीज़, काइंडली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बहरहाल हमारा जो बिज़नेस लेटर है वो जितना ज़्यादा कर्टियस होगा, जितना ज़्यादा पोलाइट, सॉफ्ट और टेंडर होगा, उतना ही ज़्यादा हम जो है वी कैन एक्सपेक्ट ए फेवरेबल रिजल्ट एंड वी कैन इजीली विन द सेंडर, वी कैन इजीली विन द हार्ट ऑफ द सेंडर, रिसीवर, सॉरी। यू एटीट्यूड, ये देखिए अलग से भी 2 मार्क्स में आ सकता है कि यू एटीट्यूड क्या है। यू एटीट्यूड इज मस्ट फॉर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। यू एटीट्यूड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। यू एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? टू मेक द रीडर फील, हमें रीडर को ये फील कराना होता है, हमें रीडर को ये एहसास कराना होता है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल ही इज़, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिख रहे हैं कि आई एम इन्वाइटिंग यू टू अटेंड फ्रेशर्स यूनाइट, मैं आपको फ्रेशर्स यूनाइट या मेरी बर्थडे पार्टी में अटेंड करने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा जो है अक्खड़पना हो जाएगा, थोड़ा सा एरोगेंट हो जाएगा। तो इसकी जगह अगर हम ये कर देंगे यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू अटेंड द फ्रेशर्स यूनाइट, तो हमारा यू एटीट्यूड मेंटेन हो जाएगा कि हम उसको तरजीह दे रहे हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम उसको क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं, तो ये सारे हमारे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के कुछ जो है फीचर्स थे। अब आता है
एप्लीकेशन कुछ मैंने लिखी है, इसमें बता दी हैं। एप्लीकेशन में देखिए ये सब भी यहाँ पर ही आजकल लेफ्ट हैंड साइड में ही आता है। बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन लिखवाई है टू द बैंक मैनेजर केनरा बैंक। यहाँ पर किसी भी बैंक का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर सिटी का नाम लिख दीजिएगा अपने, और सब इसके बाद 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, स्पेस दे दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि AKTU ने अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिखने पर पाबंदी लगाई हुई है। किसी भी हालत में आप अपना फ़ोन नंबर, अपना रोल नंबर ये मत लिखिएगा। क्या नहीं लिखिएगा? फ़ोन नंबर और रोल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है ना। आप उसकी जगह क्या लिख देंगे? 9 ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। वो आपका काम भी हो जाएगा और जो है आपकी बात भी हो जाएगी। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू अर्ज दैट आई लॉस्ट माई ATM कार्ड टुडे वाइल शॉपिंग। बहुत ही इस रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। यहाँ पर अपील वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं अर्ज की जगह, कि मेरा आई लॉस्ट माई ATM कार्ड, मैंने अपना ATM कार्ड खो दिया कल शॉपिंग करते हुए। माई वॉलेट यूज टू एस्केप फ्रॉम माई पॉकेट एंड ATM कार्ड वॉज कैप्ट इनसाइड इट। मेरा वॉलेट जो है वो स्किप हो गया और मेरी पॉकेट से, और ATM कार्ड इसी में रखा हुआ था। वॉलेट का मतलब तो सभी को पता होगा, पर्स मतलब। काइंडली ब्लॉक माई ATM कार्ड टू प्रिवेंट एनी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, तो मेरा ATM कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। क्यों ब्लॉक कर दीजिए? टू प्रिवेंट का मतलब रोकने के लिए, किसी भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस को रोकने के लिए, किसी भी फ्रॉडुलेंट काम को, किसी भी फोर्जरी भी यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी फोर्जरी को रोकने के लिए जो है मेरे ATM कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। फिर अगली लाइन में थैंकिंग यू, फिर एप्लीकेंट लिखते हैं। इसमें जो है एप्लीकेंट लिखते हैं सिद्धार्थ जैन, अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर आप नहीं लिखेंगे। एक और भी एग्जाम्पल दिया है एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर, ये है SMS फैसिलिटी अलर्ट कराने के लिए। इधर ही लिखिएगा आप फिर 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, सब्जेक्ट टू अवेल SMS फैसिलिटी। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू अपील दैट आई वांट टू अवेल SMS अलर्ट ऑन माय रजिस्टर्ड मोबाइल। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट के साथ आपसे अपील करना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS अलर्ट फैसिलिटी अवेल कराना चाहता हूँ, उपलब्ध कराना चाहता हूँ। बस ये वर्ड याद रखिएगा, यही टफ है यहाँ पर। बीइंग ए वर्किंग प्रोफेशनल इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू विजिट ब्रांच एवरी टाइम। एक वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते मेरे लिए हर बार ब्रांच विजिट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। टू चेक माई ट्रांजेक्शन SMS अलर्ट विल हेल्प मी। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, अपने लेन देन को चेक करने के लिए SMS अलर्ट मेरे लिए बहुत काम आएगा। माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज़ ये मोबाइल नंबर नहीं लिखेगा, इस तरह से लिखेगा। एप्लीकेंट वो सारा कुछ ऐसा ही लिख दीजिएगा। एक रिज्यूमे मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार के लिए, तो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। रिज्यूमे में हर्ष, गंगानगर, मेरठ, यहाँ पर अपनी ईमेल ID भी आप अपनी मत लिखेगा। देखिए यहाँ पर भी नहीं लिखी है और यहाँ पर भी क्रॉस लगाकर। अब यहाँ पर 2 लाइन छोड़कर ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव में आप कोई अच्छी सी मतलब देखिए कहीं भी आपको जब अप्लाई करना होता है, ज्वाइन करना होता है, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि पैसा कमाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। आपने वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करा है उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ इन्फ्लुएंशियल सा, इम्प्रेसिव सा लिखना होता है। मैंने यहाँ लिखा है छोटा सा, टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट। मैं अपने आप को एक एसेट के रूप में, पूंजी के रूप में प्रूव करना चाहता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेयर आई एम एसोसिएटेड विद, जहाँ से मैं एसोसिएटेड हूँ। ड्यू टू माई हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क, अपनी डेडिकेशन, अपनी पोटेंशियल, अपनी स्किल्स के सहारे। तो मैं अपनी स्किल्स, अपने पोटेंशियल, अपने डेडिकेशन के द्वारा अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूंजी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, यानी इतना इंपॉर्टेंट बनना चाहता हूँ जितनी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूंजी होती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिर आएंगी, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बड़ी प्यारी अच्छी सी नीट एंड क्लीन टेबल बनाकर आइएगा। टेबल में क्या करना है, स्टैंडर्ड या कोर्स, उसके बाद वो कोर्स आपने कौन से ईयर में करा, कौन से बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी से करा, सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट्स आ जाएगा, परसेंटेज मार्क्स गेन्ड या ऑब्टेन्ड या स्कोर्ड। हायर से स्टार्ट करना होता है। बीटेक आपने करा मान लीजिए 2020 में AKTU से CSE में, और ये आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटाइल हो गया। इसके बाद इंटरमीडिएट आप 4 साल पहले का टाइम डाल दीजिएगा, 2016 CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड है ना, UP बोर्ड,
PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके यही सब्जेक्ट्स रहेंगे। 84% लिख दीजिएगा जो भी आपकी परसेंटेज रही हो। हाई स्कूल 2014 CBSE बोर्ड ऑल सब्जेक्ट्स आता है यहाँ पर, यहाँ PCM आता है, यहाँ पर ब्रांच आती है। ठीक है, अब ट्रेनिंग जो है वो आपकी देखिए क्या होती है, आपकी 15 डेज से लेकर 3 मंथ्स तक की ट्रेनिंग होती है। तो या तो आप 15 डेज डाल दो, 1 मंथ डाल दो, है ना, या फिर 3 मंथ्स डाल दो, है ना। तो हैड 1 मंथ ट्रेनिंग, यहाँ पर मिस हो गया, हैड 1 मंथ ट्रेनिंग with HCL Technologies Noida, had 15 days summer training in Aptech India Ghaziabad। एक्सपीरियंस में यू कैन आल्सो राइट अप्लाइंग एज ए फ्रेशर, या अगर आपको 6 महीने का कम से कम जो है एटलीस्ट जो है आपका 6 मंथ्स का अगर एक्सपीरियंस है तब लगाइएगा, इससे कम का मत लगाइएगा। की स्किल्स में आपकी जो भी ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल ब्रांच है तो ऑटो कैड वगैरह में आप कॉम्पिटेंसी दिखा दो। कॉम्पिटेंसी का मतलब कॉम्पिटेंट हैं आप, मतलब आपकी जो है आप एक्सपर्ट हैं इन जावा एंड C++। स्ट्रेंथ में आई एम हार्ड वर्किंग, लॉयल, डेडिकेटेड, ये बहुत सारी हैं। आई एम स्मूथ टॉकर, स्मूथ टॉकर का मतलब होता है इसलिए इजीली लोगों को कन्विंस करने वाला, आई एम स्मूथ टॉकर। दूसरा लिख सकते हैं आई एंजॉय वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट, आई एंजॉय वर्किंग, मैं काम करने में मज़ा आता है मुझे, ऑन और यहाँ पर लिख लीजिएगा वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट इज़ माई पैशन, किसी भी नए प्रोजेक्ट पर काम करना मेरा पैशन है। आई नेवर चीट विद पीपल, ये थर्ड है, अगली लाइन में लिखेंगे मैं कभी भी लोगों के साथ फोर्जरी चीटिंग नहीं करता। वीकनेस में आई एम होम सिक, मैं थोड़ा होम सिक हूँ। आई एम एग्रेसिव टू वर्क, काम करने में मुझे बड़ा एग्रेशन है, उग्रता है। आई एम इमोशनल टू सम एक्सटेंट, मैं कुछ एक्सटेंट तक, कुछ सीमा तक थोड़ा इमोशनल हूँ। यहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिएगा AKTU के नियम के लिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सारे कॉलम लगाएंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर डैश डैश डैश, नेम में डैश डैश डैश, फादर्स नेम में डैश डैश डैश, मदर्स नेम में डैश डैश डैश, लैंग्वेजेस नोन में इंग्लिश एंड हिंदी, ब्लड ग्रुप आप लिख सकते हैं, नेशनलिटी इंडियन लिख सकते हैं, रिलीजन हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी जो भी लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस का मतलब है वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस का मतलब है वैवाहिक स्थिति, ये आपकी सिंगल हो जाएगी। हॉबीज़ में आप कुछ 2 अच्छी हॉबीज़ लिख दीजिएगा। यहाँ आता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा। I hereby declare that all the above details are true to the best of my knowledge and nothing is hidden or kept secret। मैं यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी ऊपर मैंने डिटेल दी है वो मेरी नॉलेज के अनुसार ट्रू है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। हिडन का मतलब कुछ भी छिपाया नहीं गया है और कुछ भी गोपनीय नहीं रखा गया है। प्लेस में IMS कॉलेज दिल्ली, अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, रोल नंबर नहीं डालना है। कॉलेज का नाम भी यार मत डालना, आप ना ऐसे करके कॉलेज लिख देना। AKTU आजकल थोड़ा बहुत सख्त हो रही है। डेट में आप उस दिन की डेट डाल दीजिएगा 22/3/2024। सिग्नेचर में देखिए ऊपर सिग्नेचर होते हैं, जो भी आपके सिग्नेचर होंगे और नीचे आपका नाम आ जाएगा। नाम भी आप अपना जो है नाम तो लिख सकते हैं, नाम में कुछ नहीं है ना। कवरिंग लेटर इसके साथ जरूर बनता है रिज्यूमे के साथ। ये है कवरिंग लेटर टू द मैनेजर SCL नोएडा। यहाँ 2 लाइन छोड़ेंगे। सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजर, जो भी आप पोस्ट मांगी होगी तो मांगी हुई लिख दीजिएगा, अपनी तरफ से लिखना चाहें तो कुछ भी लिख दीजिएगा। ये भी यहाँ पर लिखेगा, सर विद ड्यू अपील आई बैक टू अर्ज दैट आई हैव कम टू नो थ्रू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स इंडिया एक्सेंट दैट ए पोस्ट फॉर क्वालिटी मैनेजर इज लाइंग वैकेंट इन योर कंपनी। अपील के साथ, अर्ज के साथ मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुझे पता चला है, आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो एडवर्टाइजमेंट टाइम्स इंडिया एक्सेंट में पब्लिश हुआ था कि क्वालिटी मैनेजर की एक पोस्ट जो है आपकी कंपनी में खाली पड़ी हुई है। आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम, मैं इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। I assure you sir to leave no stone unturned if a chance would be given to me। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सर कि मैं कोई भी, leave no stone unturned का मतलब है कोई कसर ना छोड़ना।
मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अगर मुझे एक चांस दिया जाता है। योर्स ट्रूली, और योर्स ट्रूली में फिर अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर और फिर फ़ोन नंबर। अब आता है व्हाट इज़ एजेंडा। देखिए 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द वर्ड एजेंडा इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ एजेंडम। एजेंडा वर्ड जो है वो एजेंडम का सिंगुलर फॉर्म है। एजेंडा होता क्या है? एजेंडा लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होता है, जो लिस्ट ऑफ, देखिए पहले ऐसे ही समझ लीजिए फिर समझा दूंगी। एक्चुअली कल हमें एक मीटिंग करनी है, तो कल उस मीटिंग में जो जो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, जब वो पॉइंट्स हम राइट डाउन करते हैं तो उन पॉइंट की लिस्ट ही एजेंडा होती है। तो ए लिस्ट ऑफ पॉइंट्स है दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन पर्टिकुलर मीटिंग। जो पॉइंट डिस्कस किए जाने हैं, टू बी डिस्कस्ड का मतलब डिस्कस किए जाने हैं। तो एक मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस किए जाने हैं उन पॉइंट की लिस्ट को एजेंडा कहते हैं। एजेंडा इज prepared for the purpose of sending it to the members before the commencement of the meeting। commencement का मतलब है स्टार्ट, बिगनिंग ऑफ द मीटिंग। तो एजेंडा क्यों तैयार करा जाता है? ताकि मीटिंग के कमेंसमेंट से पहले, मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले हम जो है लोगों को सतर्क कर सकें, लोगों को अलर्ट कर सकें उन पॉइंट्स के बारे में जिन पॉइंट्स पर कल चर्चा की जानी है। When is agenda sent? एजेंडा कब भेजा जाता है? एजेंडा इज सेंट एटलीस्ट 1 day प्रायर ऑफ द शेड्यूल्ड डेट ऑफ मीटिंग। जो भी मीटिंग की शेड्यूल्ड डेट है, जो तय डेट है, उससे कम एक दिन प्रायर, एक दिन पहले भेजा जाता है, सो दैट मेंबर्स में बी रेडी टू पार्टिसिपेट, डिस्कस एंड टू पुट फोर्थ देयर ओपिनियन, पॉइंट्स, वैल्यूएबल सजेशंस। ताकि मेंबर्स क्या हो सकें, रेडी हो सकें, किसके लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, किस तरह से? पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, डिस्कस करने के लिए, एंड टू पुट फोर्थ देयर ओपिनियंस, और अपने ओपिनियंस सामने रखने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशन सामने रखने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा: टू अवेयर द मेंबर्स ऑफ द टीम मेंटली, फिजिकली एंड मॉरली। टीम के मेंबर्स को मेंटली तैयार करना ताकि वो पॉइंट्स लेकर आएँ, फिजिकली तैयार करना ताकि वो कोई डॉक्यूमेंट लाना हो तो उसे तैयार करके लाएँ, मॉरली यानी कि वो मॉरली अंदर से तैयार होकर आएँ। To get them ready to participate, discuss and put forth their valuable suggestions and opinions, points of criticism। उनको तैयार करना ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें, उस दिन छुट्टी ना लें, डिस्कस कर सकें अपने पॉइंट्स पर और अपने वैल्यूएबल सजेशन, ओपिनियन रख सकें। अपने जो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है, आलोचना के पॉइंट हैं, अगर हैं कोई ऐसे तो वो रख सकें। टू मेक द मेंबर्स रेडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स आस्क्ड फॉर। मेंबर्स को तैयार करना उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो पूछे गए हैं, जो मांगे गए हैं। आस्क्ड फॉर का मतलब मांगे गए हैं। अब आता है हु प्रिपेयर्स एजेंडा। एजेंडा या मिनट्स ऑफ मीटिंग दोनों ज़्यादातर कौन तैयार करते हैं? कोई डेजिग्नेटेड मेंबर तैयार करता है, कोई पदेन मेंबर यानी कि मेंबर तैयार करता है। जनरली सेक्रेटरी के द्वारा तैयार करे जाते हैं। पदेन मेंबर या जनरली सेक्रेटरी तैयार करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एजेंडा। एजेंडा में होता क्या क्या है? डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग की डेट और टाइम होता है। टॉपिक, लिस्ट ऑफ टॉपिक, पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग। टॉपिक होते हैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक, अगर एक से ज़्यादा टॉपिक है तो लिस्ट ऑफ टॉपिक होते हैं। सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें कल की मीटिंग में या आने वाली मीटिंग में डिस्कस करने हैं। वेन्यू, वेन्यू का मतलब लोकेशन होती है, जिस लोकेशन पर मीटिंग होनी है। जैसे ऑर्चिड में होनी है क्या, रूम नंबर किस में होनी है, लेक्चर थिएटर नंबर है ना, ये सब कुछ। लेक्चर थिएटर नंबर, या मीटिंग हॉल नंबर 2, नंबर 2। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर मीटिंग। क्या क्या मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जैसे बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए, बच्चों का डाटा चाहिए, तो वो सब कुछ। अब आता है गाइडलाइंस टू प्रिपेयर एजेंडा, ये भी तैयार करके जाइएगा। ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी कवर्ड इन द एजेंडा। एजेंडा अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली दी जानी चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से कवर होने चाहिए। इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल मैनर। एक बहुत ही इम्पार्शियल और अनबायस्ड मैनर में तैयार करना चाहिए, यानी सारे ही लोगों के हितों के बारे में उसमें पॉइंट्स होने चाहिए। क्रिस्प होना चाहिए, करारा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए अपने पर्पस में। तो ये सारी हमारे एजेंडा पे नोट लिखने के लिए आ सकता है 7 मार्क्स में। मीटिंग, एजेंडा का ये देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन एक तैयार करके जाइएगा कि किसी भी एक टॉपिक पर, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर एक जो है एजेंडा तैयार करिए और उसी पर फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखिए। अगला आता है मीटिंग।
जो ये मीटिंग वर्ड है ये एक्चुअली लैटिन वर्ड मिन्यूटा स्क्रिप्चुरा से लिया गया है, मिन्यूटा स्क्रिप्चुरा, जिसका मतलब है स्मॉल नोट्स, छोटे छोटे नोट्स। अकॉर्डिंग टू सम सोर्स इट वाज, ये बॉक्स में लिख लीजिएगा, कुछ सोर्सेज के अनुसार जो मीटिंग होना शुरू हुई वो अर्ली 18th सेंचुरी में होना शुरू हुई। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के मिनट्स ऑफ मीटिंग और एजेंडा में डिफरेंस भी आ सकता है। मीटिंग मिनट्स जो हैं वो क्या हैं, अब देखिए मैंने पहले बताया था कि एजेंडा क्या था। एजेंडा वो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स थी जो पॉइंट कल की मीटिंग में डिस्कस किए जाने हैं। अब ये क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है? मिनट्स ऑफ मीटिंग वो है जो आज की मीटिंग में जो भी पॉइंट हमने डिस्कस करे वो मीटिंग खत्म होने के बाद कि क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस करे उनका एक डिस्क्रिप्शन, उनका एक डिटेलिंग जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाता है। मीटिंग मिनट्स आर नोट्स दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए मीटिंग। मीटिंग मिनट्स वो नोट्स होते हैं जो एक मीटिंग के दौरान नोट करे जाते हैं, रिकॉर्ड करे जाते हैं। दीज हाईलाइट द की इशूज दैट हैव बीन डिस्कस्ड। वो क्या थे, टू बी डिस्कस्ड थे, ये दैट हैव बीन डिस्कस्ड, वो की इश्यूज जो मीटिंग में डिस्कस करे गए, वो की इश्यूज जो मीटिंग में जिन पर प्रस्ताव आया, वो की इश्यूज जिन पर मीटिंग में वोटिंग हुई, वो सारे इश्यूज जो है इसमें हाईलाइट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द एक्टिविटीज अंडरटेकिंग इन ए मीटिंग इज आल्सो रिकॉर्डेड इन मिनट्स ऑफ मीटिंग। इनके अलावा यानी उन पॉइंट्स के अलावा जिन पॉइंट पर डिस्कशन प्रपोज्ड और वोटिंग हुई, उन पॉइंट्स के अलावा वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी गतिविधियाँ जो मीटिंग में की गई वो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड होती हैं, यानी लिखी जाती हैं, यानी कि राइट डाउन होती हैं, यानी जॉट डाउन होती हैं। जॉट डाउन और राइट डाउन एक ही चीज़ है। अब आते हैं हु रिकॉर्ड्स द मिनट्स ऑफ मीटिंग। जो एजेंडा बनाता है वही मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाता है। जनरली कोई डेजिग्नेटेड मेंबर, जनरली सेक्रेटरी इसे ड्राफ्ट करता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन मिनट्स ऑफ मीटिंग? मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या होता है? डेट, टाइम मीटिंग का, अगली मीटिंग का, डेट टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग कब होनी है। नेम ऑफ अटेंडीज एंड एब्सेंटीज बोथ, किन किन मेंबर्स ने अटेंड करा, कौन कौन एब्सेंट रहे, उनका भी आता है। एक्सेप्टेंस ऑफ अमेंडमेंट्स मेड टू द प्रीवियस मीटिंग, प्रीवियस मीटिंग में जिन पॉइंट्स पर एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति हुई, जिन पर थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई यानी कि जिन पर थोड़ा सा सुधार हुआ, वो सब आते हैं। डिसीजंस मेड रिगार्डिंग ईच आइटम ऑफ एजेंडा, हर एजेंडा के हर पॉइंट पर जो डिसीजन आया, जो विचार आए, जो ओपिनियंस आए वो होते हैं। कोई एक्टिविटीज़ आई वो होती हैं। डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ टाइमिंग ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, ये पहले ही आ गया है। डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द मीटिंग रिपोर्ट, जो मीटिंग रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करे गए उनको भी लिखना होता है। गाइडलाइंस टू प्रिपेयर मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते समय ड्राफ्ट करते समय हमें क्या क्या टिप्स या गाइडलाइंस या प्रिकॉशन रखने चाहिए। प्रिपेयर सबसे बड़ा है, प्रिपेयर मिनट्स जस्ट आफ्टर वंस द मीटिंग इज़ ओवर। आपको जो है जितनी जल्दी हो सके, मीटिंग ख़त्म होने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर या जितनी जल्दी हो सके आपको जो है क्या करना है, मिनट्स रिकॉर्ड कर लेने हैं, राइट डाउन कर लेने हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप देर करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे तो आपके कुछ पॉइंट मिस हो सकते हैं, स्किप हो सकते हैं। रिव्यू द आउटलाइन एंड मेक एडजस्टमेंट वेयर एवर नेसेसरी, आउटलाइन को रिव्यू कर लीजिए और एडजस्टमेंट अगर कहीं करना है तो कर लीजिए। रिवाइज द मिनट्स एंड एंश्योर दीज आर ब्रीफ, कंप्लीट, क्लियर, क्रिस्प। रिवाइज कर लो मिनट्स को और देख लो कि जो है ब्रीफ हो, कंप्लीट हो, अपने आप में कोई डिटेल छूटी ना हो, क्लियर हो और क्रिस्प हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एजेंडा एंड मिनट्स। आप देखिए इस तरह से डिवाइडेशन करके, पार्टीशन करके लिखेगा। एजेंडा इज प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग, एजेंडा आपको पता ही है मीटिंग से पहले तैयार करा जाता है, बिफोर को अंडरलाइन या बॉक्स कर लीजिएगा। मिनट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द मीटिंग, मिनट्स जो है मीटिंग के बाद प्रिपेयर करे जाते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा, एजेंडा का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है? टू मेक द मेंबर्स रेडी, मेंबर्स को रेडी करना, किसके लिए? डिस्कस करने के लिए, प्रपोज करने के लिए, वोट करने के लिए जो टॉपिक दिया गया है। अब अगर बात करें मिनट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो मिनट्स का ऑब्जेक्टिव होता है एक रिकॉर्ड रखना। किसका रिकॉर्ड रखना? व्हाट इज सेड, क्या कहा गया, क्या डिस्कस हुआ, व्हाट इज डिस्कस्ड। व्हाट इज हर्ड, जो भी सुना गया है, जो भी करा गया है और जो भी देखा गया है, उन सब का एक रिकॉर्ड रखना।
एजेंडा इज ड्राफ्टेड इन द फ्यूचर टेंस। एजेंडा हमेशा फ्यूचर टेंस में ड्राफ्ट होता है क्योंकि वो आने वाले टाइम के लिए, आने वाली मीटिंग के लिए होता है। और मिनट्स जो है वो क्योंकि हो चुके हैं, जो उनके बारे में डिटेल लिखनी होती है, तो मिनट्स पास्ट टेंस में रिकॉर्ड होते हैं। व्हाट इज नोटिस, ये भी अच्छा है, देख लीजिए। नोटिस जो है वो आ सकता है 2 मार्क्स में। नोटिस एक फॉर्मल, मतलब फॉर्मल का मतलब है ऑफिशियल, एक रिटन और एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। तो क्या है? फॉर्मल, रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। किसके लिए? टू अनाउंस फॉर सम इवेंट, किसी भी इवेंट को अनाउंस करने के लिए, किसी भी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों के एक ग्रुप को कन्वे करने के लिए, लोगों के एक ग्रुप को तक पहुंचाने के लिए जो नोटिस है वो क्या है? फॉर्मल, रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। इट इज़ रिटन इन ए वेरी प्रिसाइज लैंग्वेज। ये इसकी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, नोटिस हमेशा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में लिखे जाते हैं, संक्षिप्त फॉर्म में लिखे जाते हैं। अवॉइडिंग एनी एक्स्ट्रा डिटेल, किसी भी एक्स्ट्रा डिटेल को अवॉइड करते हुए। पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नोटिसेज आर प्रिपेयर्ड टू डिसैमिनेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ओकेजन और इशू। किसी भी अवसर या किसी भी इशू पर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट करने के लिए, फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। कन्वे अर्जेंट इंफॉर्मेशन, किसी भी अर्जेंट इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। टू कॉल फॉर ए मीटिंग, एक मीटिंग बुलाने के लिए, अगर आपको कोई अर्जेंटली मीटिंग बुलानी है तो उसके लिए। गाइडलाइंस फॉर नोटिस राइटिंग, ये भी अच्छा लग रहा है। जो भी हमें नोटिस लिखना है वो एक बॉक्स में अनक्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे एक बॉक्स ऐसा करके बना लिया, ठीक है, इस तरह से हमें एक बॉक्स में लिखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं, नोटिस का एक अलग से सेपरेट वीडियो भी है, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नोटिस इम्पॉर्टेंट है। The word notice, date, name of the organization must be clearly mentioned on the top. Notice जो word है, जो date है, जो name of the organization है, वो top पर होना चाहिए। All the important information must be mentioned. सारी important information mention होनी चाहिए, जैसे कि who is giving the information, information कौन दे रहा है, what is the information meant for, information किन लोगों के लिए है, and what is the information और information क्या है। पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप ये किस पर्पस से लिख रहे हैं। आपको लोगों को बुलाना है, आपको लोगों के नाम मांगने हैं, आपको लोगों को जो है इंस्पायर करने के लिए बुलाना है, क्या करना है। इट मस्ट बी रिटन इन हाईली फॉर्मल टोन एंड स्टाइल। फॉर्मेट, इसका एक अलग फॉर्मेट होता है, स्टाइल और हाईली फॉर्मल टोन होती है। इट इज़ यूजुअली रिटन इन 3rd पर्सन, जनरली ये 3rd पर्सन में लिखा जाता है। वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट 5 क्वेश्चंस। एक बहुत अच्छा लिखा हुआ नोटिस जो है रीडर्स को 5 क्वेश्चन के आंसर देने वाला हो, इस तरह से लिख लीजिएगा। क्या? वेयर विल द इवेंट टेक प्लेस, कहाँ पर इवेंट टेक प्लेस होगी, घटित होगी, अकर होगी, हैपन होगी, कहाँ पर इवेंट होगी। व्हेन इट विल टेक प्लेस, कब होगी, यानी टाइम। व्हेन का मतलब टाइम, वेयर का मतलब वेन्यू, लोकेशन। हु कैन अप्लाई, यानी कि एलिजिबिलिटी, योग्यता। whom टू कॉन्टैक्ट फॉर, कॉन्टैक्ट पर्सन, किस पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है या किसको अप्लाई करना है। why टू पार्टिसिपेट, यानी पर्पस, यानी रीजन। नोटिस शुड बी रिटन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल। नोटिस का एक अपना फॉर्मेट और स्टाइल होता है, उसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए। अप्रोप्रिएट हेडिंग शुड बी गिवन। हेडिंग जो है कैची होना चाहिए। हेडिंग कैसा होना चाहिए? कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और जो है शॉर्ट होना चाहिए। देयर शुड बी क्लैरिटी इन राइटिंग, क्लैरिटी होनी चाहिए। इट शुड वाइप आउट ऑल द कन्फ्यूजन, सारे कन्फ्यूजन को वाइप आउट यानी पहुंचने वाला हो, सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन्स का आंसर देने वाला हो। इट शुड बी ड्राफ्टेड इन नीट एंड क्लीन मैनर, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन मैनर में होना चाहिए। एक सैम्पल ये है और एक सैम्पल ये है, तो इस तरह से ये हमारा नोटिस का है।
और इसके अलावा हमने नोटिस की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मैं फिर से कहूँगी कि इसमें जो है आप एक तो रीडिंग के टाइप जरूर करके जाइएगा। जो बहुत ही वीक बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, जिनकी अभी तक तैयारी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई है, वो जिनको लास्ट टाइम पर ये वीडियो मिल रही है, वो रीडिंग के टाइप और राइटिंग टूल्स जरूर करके जाइएगा। बाकी रिज्यूमे कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आपका टाइम शुभ हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ गेटवे क्लासेस की तरफ से मैं शिवानी अग्रवाल आज के लिए विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।